इस दुनिया में ना जाने कितनी अजीबोगरीब घटनाएं आए दिन घटती रहती है। बहुत सारी घटनाओं का हिसाब तो लोगों के पास होता ही नहीं है। बहुत सारी घटनाओं को लोग वहम कहकर इग्नोर कर देते हैं, तो बहुत सारी घटनाओं के ऊपर बहुत सारे लोग विश्वास कर ही नहीं पाते हैं। दरअसल आज की जो ये घटना मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ना, ये इतनी ज्यादा खौफनाक और उसके साथ अविश्वसनीय है ना कि आप लोग शॉक हो जाएंगे ये जानकर कि किसी के साथ ये कैसे घटा होगा। हालांकि मेरी हर एक कहानी ऐसी ही होती है, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। इसलिए आज की इस कहानी को मैं अलग अंदाज में सुनाऊंगा। आज कुछ ऐसे सुनाऊंगा जैसे कि वो जो कहानी, वो जो घटना है, वो मेरे साथ ही घटी है। मैं उसमें से एक पात्र बन जाता हूं, तो मुझे सुनाने में और आपको सुनने में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। दरअसल ये घटना 2015 की है, आज से तकरीबन 8 साल पहले की। मेरा नाम सचिन है। मैं गुजरात के सिद्धपुर गांव का रहने वाला हूं। अभी तक मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई थी। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। मुझे भूत प्रेतों के ऊपर, भगवानों के ऊपर विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि हम इस दुनिया में साइंस की वजह से ही जी रहे हैं और एक साइंटिफिक रीजन की वजह से ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये दुनिया केवल और केवल एक चमत्कार की वजह से चल रही है, जो चमत्कार साइंस ही करता आ रहा है, और साइंस के चमत्कार की वजह से ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तरीके से कह सकते हैं मैं नास्तिक था, और जितना ही ज्यादा मैं नास्तिक था, मेरे आसपास के लोग उतने ही ज्यादा आस्तिक थे। मेरे घर वाले, मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन भी, और इतना ही नहीं, मेरे दोस्त भी भगवानों के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, और साथ ही साथ ऑब्वियसली भूतों के ऊपर भी। जब कभी भी मैं कई बार घर से शाम के वक्त घूमने के लिए, खेलने के लिए निकला करता था, तो हमेशा ऐसा होता था कि मेरी दादी मुझे रोक देती थी ये कहकर कि आज अमावस्या की रात है, गड़बड़ हो जाएगी, आज घर पे ये हो गया है तो अब शकुन हो जाएगा। मुझे कई बार ऐसी चीजें समझ में नहीं आती थी। खैर, ये सब तो हो गई एक अलग की बात। मैं अपनी बात करूं तो मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई में मेरा ज्यादा मन नहीं लगता था, इसलिए मैं खेल कूद में अपना रुझान बनाकर रखा था। सोचता था कि नाम की तरह ही एक दिन बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। मोहल्ले में मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड रहा करता था, जिसका नाम था आकाश। आकाश केवल एकमात्र मेरा दोस्त नहीं था। आकाश के अलावा और भी मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ मिलकर मेरे साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाया करते थे। हम लोगों ने अपने 2-3 क्रिकेट ग्राउंड चुन के रखे थे, जिसमें सबसे ज्यादा हम एक ऐसे ग्राउंड में खेला करते थे जो ग्राउंड एक शमशान घाट के बाजू में था। मेरे बाकी के दोस्त बहुत डरा करते थे, लेकिन मैं उन्हें जैसे तैसे करके बहला फुसला दिया करता था कि भाई यहीं खेलेंगे, यहाँ पे मजा आएगा। मुझे वहां पर खेलने में मजा इसलिए आता था क्योंकि वो ग्राउंड बहुत अच्छा था और मुझे बड़े बड़े शॉट्स लगाना अच्छा लगता था। अब छोटे ग्राउंड में खेलते थे तो मैं दोस्तों के चक्कर में अच्छे से खेल नहीं पाता था। एक तरफ मुझे बड़ा क्रिकेटर बनना था, तो मैं बंदे बंदे तो खेल नहीं सकता था। खैर, मेरी बातों को मानकर मेरे सारे दोस्त ज्यादातर मेरे साथ उसी ग्राउंड में खेलने के लिए पहुंच जाया करते थे। कुछ ही समय तक ऐसा चलता रहा, और जब हम क्लास 10th में पहुंचे, 2015 की बात कर रहा हूं मैं, हम लोगों ने एक रूटीन बना लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई भी करना जरूरी है। घर वाले प्रेशर भी देते हैं, अच्छे नंबर्स नहीं आते तो हम लोग अपना एक टाइम टेबल बना लेते हैं। क्यों ना हर दोपहर को 3 बजे खेलने के लिए जाएं, 2-2.5 घंटे खेले, घर पे लौट जाएं, थोड़ा फ्रेश होके मुंह हाथ धो के फिर पढ़ाई करने बैठ जाएं, तो घर वाले खुश और हम तो खुश चल ही रहे हैं। बस इसी के साथ हम लोग डेली 3 बजे खेलने पहुंच जाया करते थे। अब एक बार की बात है, टाइम चल रहा होगा दिसंबर का। यहां पर मौसम बहुत अच्छा लगा हुआ था। हम सारे के सारे दोस्त लोग पहुंच गए 3 बजे के आसपास बाहर खेलने के लिए। लेकिन उसी समय मेरे जेब में रखे हुए मेरे छोटे से मोबाइल में मेरी दादी का फोन आता है। दादी कहती है कि लौट जा, आज मत खेल। मैंने कहा क्या हुआ दादी, क्यों वापस बुला रही हो? दादी कहती है कि घर में कांच फूट गया है, अब शकुन हो गया है। मैंने गुस्से में दादी को बोला, कई बार आप बोलती हो कि कांच का फूटना तो अच्छा होता है, और आज आप बोल रही हो कि अब शकुन हो गया है। अब क्यों नहीं मुझे खेलने देना चाहते? आप लोग जैसे चाहते हो, मैं पढ़ाई तो करता हूं ना। मैं ऐसा कहकर दादी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया। दादी को समझाया कि दादी ये सब पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी चीजें हैं। आज के जमाने में ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मानिए मुझे खेलने दीजिए, खेलूंगा नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन दादी आवाज से मेरी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपनी दादी को मना लिया, इग्नोर भी कर दिया और अपने खेलने के ऊपर वापस से फोकस भी डाल दिया।
खेलते खेलते कब 4 बज गए पता भी नहीं चला और हम लोगों को बहुत प्यास सी लगी। बाकी सारे दोस्तों ने अपने अपने पानी की बोतल अपने पास रखे हुए थे, लेकिन मुझे नल का पानी पीना पसंद था। अक्सर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड आकाश के साथ उसी ग्राउंड में खेलते खेलते बाजू में मौजूद शमशान घाट के अंदर लगे हुए नल में पानी पीने के लिए पहुंच जाया करता था। आकाश मुझे अक्सर टोका करता था कि यार वहां पे पानी पीने के लिए नहीं जाते हैं, वो शमशान घाट है, लेकिन मुझे वहां का पानी अच्छा लगता था, ताजा ताजा मीठा मीठा और अलग ही ठंडक पहुंचाता था। तो मैं भी उसे बहला फुसला के वहां पर ले जा लिया करता था। आज भी हम लोग पहुंचे और पानी पिए ही है तो हमने नोटिस किए, शमशान घाट थोड़ा बड़ा था ना, तो पानी पीने के बाद जब हम लौट रहे तो हमने नोटिस किए कि अंदर की तरफ किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है। हमने दूर से ही नजर डाले तो पाई एक बूढ़ी औरत है जिसको अभी अर्थी में लिटा दिया गया है और शायद वो प्रक्रिया चल रही है जिससे पहले आग लगाई जाती है। उतने में ही आकाश की नजर पड़ती है उस औरत की अर्थी पर, जो कि हमसे ज्यादा नहीं 40 मीटर की दूरी पर रखी रही होगी। आकाश मुझे बहुत देर से कह रहा था यार मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। उतने में ही आकाश की नजर उस अर्थी पर पड़ी थी और उस अर्थी पे 2 नारियल बंधे हुए थे। ये चीज मुझे बताने में बड़ी अजीब सा लग रहा है, शर्म आ रही है और इमेजिन करने में वापस से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आकाश उस नारियल को देखकर ललच गया, उसके मन में लालच आ गया। आकाश ये सोचने लगा कि मैं जाकर अगर वो नारियल निकाल लूं तो किसको पता चलेगा, सभी लोग तो उस बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, भूख तो बहुत लगी हुई है, चलो जाकर निकाल लेता हूं। हालांकि आकाश ये सारी चीजों पर विश्वास करता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसके ऊपर क्या सवार हो गया था, ऐसी कौन सी भूख है। हालांकि मैं ये सारी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था और ना ही करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं ऐसा किसी अर्थी में बंधा हुआ नारियल निकालकर खाने की एक बार भी सोच लूं। आकाश आगे बढ़ने लगा। मैंने बोला आकाश मत जा, वो नारियल खाना सही नहीं है, लेकिन आकाश ने मुझे इग्नोर कर दिया जैसे कि वो मेरे जैसा बन गया हो। शायद मेरी संगति का ही असर था। खैर वहां से पीछे से मेरे एक दोस्त ने मुझे आवाज लगाया और मैं दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त के पास पहुंच गया। शायद आकाश यहीं था, नारियल निकाला था, तोड़ लिया था, खा भी लिया था। 5 मिनट कुछ बात किए ही थे हमने कि पीछे से आकाश आया। मैंने आकाश की तरफ देखा और धीरे से बोला खा लिया ना। आकाश ने भी सर हिलाया और बोला चलो खेलते हैं। खेलने के हमने 1-2 बॉल खेले ही हैं कि अचानक से हमने नोटिस किए कि आकाश बड़ा वियर्ड सा रिएक्ट कर रहा है। फील्डिंग के लिए लगा हुआ था और एकदम खंबे की जैसे टाइट हो गया, खड़ा हो गया और हिलडुल नहीं रहा है। 2-3 बार हमने बोले, कुछ रिएक्ट नहीं किया। हम उसके पास पहुंचे तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। लैंग्वेज भी अलग थी, ऐसी लैंग्वेज आकाश ने पहले कभी नहीं बोला था। मुझे पता नहीं था वो कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि कुछ गुस्से में बोलना चाह रहे हैं। हम थोड़े घबरा गए, आकाश को नॉर्मल करने की कोशिश किए, लेकिन आकाश जोर जोर से नाचने लगा जैसे पता नहीं उसको क्या हो गया। हमें ऐसा लगा कि ये मस्ती कर रहा है। सबसे पहले तो खासकर मुझे ही लगा, क्योंकि मैंने ही वो नारियल वाला किस्सा देखा था, उससे बोला भी था। मुझे लगा वो मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आकाश अचानक से सामने पीपल के पेड़ के चबूतरे में जाकर अपना सिर पीटने लगा और उसको हमने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उसके सर से खून बहने लगा। जब खून का पहला बूंद हमने देखे तो अब घबराहट शुरू हुई और समझ गए कि यह मामला कुछ अलग है। हमने तुरंत ही मेरे मोबाइल की मदद से, जो मेरे पास छोटा सा हुआ करता था, मेरे दोस्तों के अलावा किसी के पास नहीं था, आकाश के पापा को बुलाया। आकाश के पापा आए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश किए, लेकिन विश्वास नहीं मानोगे, आकाश किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। आसपास से मौजूद कुछ लोग वहां पर देखते हुए पहुंचे तो वो भी हैरान हो गए कि इतने छोटे से बच्चे को इतने हट्टे कट्टे इंसान कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी हेल्प करने लगे, हम लोगों ने भी हाथ लगाए, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके एक टेम्पो में बैठाकर उसे घर तक लेकर गए। फिर हमें नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह के 6 बजे हमें खबर मिलती है कि आकाश ने अपनी जान गंवा दी। हम लोग शॉक हो गए कि क्या बात हो रही है, ये क्या हो गया। भागते दौड़ते आकाश के घर पर पहुंचे हैं तो देखे कि घर पे मातम का माहौल है, सब लोग बहुत ज्यादा रोग आ रहे हैं, एक तरफ अर्थी तैयार हो रही है। मुझे कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मैं ये एक सपना देख रहा हूं, लेकिन अचानक से अंदर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भागते हुए सभी लोग अंदर गए तो देखे कि आकाश की मम्मी अपने मुंह पे हाथ रख के जोर से चिल्लाकर एक मूर्ति की तरफ खड़ी है। हमने नजर घुमाए कि वो कहां पर देख रही है तो पाए
आकाश अपनी मृत शैया से उठकर बैठ चुका है। सभी लोग घबरा गए, बहुत सारे तो डर के मारे इधर के उधर भागने लगे। कुछ लोग जो थे वो तो इनका घर छोड़ के ही भाग गए। हमें समझ में नहीं आया, मुझे अभी भी लग रहा था ये सपना है, लेकिन इतनी ज्यादा भागा दौड़ी लग रही थी तो सच्चाई तो एक्सेप्ट ना चाहते हुए मुझे करना पड़ा। आकाश जाग चुका था। सभी लोगों को लगा कि लड़का मरकर जिंदा हो गया, लेकिन मामला थोड़ा अलग था। उस समय के लिए तो चीजें वहां से शांत हो गई, हालांकि 2-2.5 घंटे लगे चीजों को शांत करने में, लेकिन घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा बेटा मरकर जिंदा हो गया। उसके बाद से मुझे यह पता चला अगले दिन कि आकाश बड़ी वियर्ड सी एक्टिविटीज कर रहा है। घर वालों को गाली दे रहा है, चीजें उठा उठा के मार दे रहा है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है और एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये बात अपने पिताजी को बताया। मेरे पिताजी की पुरानी पहचान है एक ओझा से। उनके पास पहुंचे और सारी बात बताए तो ओझा ने बोले ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, इसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं चल सकता। आपको पास में ही मौजूद जो एक बहुत पुराना शिव मंदिर है वहां के पुजारी से मिलना चाहिए। उनकी उम्र 96 साल की है और वो इतने सिद्ध पुजारी है ना, माना जाता है कि उनके अंदर इतना तेज, इतनी पॉजिटिविटी है कि एक बार केवल उनके दर्शन भी प्राप्त कर लो ना तो आपका पूरा दिन सुधर सकता है। वो ऐसे पुजारी हैं, तो आप उनके पास जाइए। तो मेरे पिताजी के बोलने की वजह से ही आकाश के पिताजी, आकाश के मम्मी और आकाश ये सभी लोग उस शिव मंदिर में पहुंचे, उन पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने कहे कि कुछ एक आत्मा का ये हाथ है, आपके घर पे चल के हमको हवन करना होगा। वो घर पर आए हैं, हवन किए हैं, हनुमान जी के चरणों का लगा हुआ सिंदूर इसके पूरे माथे में लगाए हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का अनुष्ठान किए हैं, ताबीज बनाए हैं, माला बनाए हैं, पता नहीं बहुत सारी चीजें की, मेरे समझ के बाहर थी क्योंकि मैं सारी चीजों पर ट्रस्ट नहीं करता था। उसके बाद वो गए हैं। उस दिन मेरे सामने सब कुछ हो रहा था और मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त के साथ ऐसी अजीबोगरीब चीजों को घटते हुए देख रहा था। उस दिन के बाद से मेरी सोच धीरे धीरे चेंज होने लगी और सबसे ज्यादा सोच मेरी उस दिन चेंज हुई कि जिस दिन वो पुजारी बाबा उसके साथ ये करके गए, उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मेरा दोस्त आकाश नॉर्मल हो गया, मेरे घर पर आया, मुझे कहा कि खेलने के लिए चल, मैं अब ठीक हूं। मुझे पता है कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत अजीब चीजें हुई हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे वरना मुझे टेंशन होगा। तो मैं हक्का बक्का रह गया यार। मुझे ऐसा लगा कि ये क्या फिल्मी सीन चल रहा है क्या। मुझे ऐसा लगा क्या ये आकाश ने जानबूझ के किया है। लेकिन चाहो या ना चाहो, आकाश ने ये जानबूझकर नहीं किया था, कोई कर भी नहीं सकता। ये सचमुच में घटा था और ये उन घटनाओं में से एक था जिसे मैं शायद मरते दम तक नहीं भुला सकता। ये बहुत खौफनाक और बहुत अजीब था। मुझे ऐसा लगा कि ये घटना पूरी की पूरी तरह से पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए, इसलिए मैंने ये घटना ब्लडी सत्य निखिल को लिख भेजा। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों को उसने सुना दिया होगा। आपने सुनी लिए हैं, पसंद किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं दोस्तों। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।